नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन महाकाल भस्मारती में शामिल हुए। परिजनों सहित महाकाल दर्शन कर रामघाट भी पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंचे सीजेआई रामन्ना ने सपरिवार शुक्रवार को भगवान महाकालेश्वर के अल सुबह होने वाली भस्मारती के दर्शन कर बाबा महाकाल का नंदी हॉल से पूजन रुद्राभिषेक किया। पूजन अर्चन पंडित आशीष पुजारी, संजय पुजारी, पंडित विकास पुजारी व प्रदीप पुजारी ने करवाया। सीजेआई के साथ परिवार व एससी के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी भी परिवार के साथ शामिल हुए। नंदी के दोनों सिंग पर अंगूठा व कनिष्का उंगली रख किए पूर्ण दर्शन। मंदिर में 4 से 6 के बाद शिप्रा के रामघाट पर दोनों परिवारों ने दीपदान किया व 9 बजे इंदौर के लिए रवाना हुए। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की इस दौरान मंदिर में मौजूदगी रही। आशीष पुजारी ने पूर्ण दर्शन का मतलब बताया कि मान्यता है कि नंदी धर्म के प्रतीक हैं और नंदी के दोनों सिंग पर अंगूठा और कनिष्का उंगली अगर दर्शन किए जाएं तो उसे बाबा महाकाल के पूर्ण दर्शन कहते हैं। कोरोना काल के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर घाटों पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर शिप्रा नदी के रामघाट पर नहान और स्नान करने का काफी महत्व है। इसी के चलते आज दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामघाट पर आस्था की डुबकी लगाई और नहान किया। कोरोना काल के 2 साल बाद सभी प्रतिबंध हटने के चलते श्रद्धालुओं की काफी भीड़ घाटों पर देखने को मिली। पुलिस प्रशासन द्वारा घाटों पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। श्रद्धालुओं ने नहान के बाद पूजन अर्चन किया और दीपदान भी किए। पितरों की शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आज के दिन के लिए सुकून के श्राद्ध किया जाता है। बिल्कुल 14 के दिन श्राद्ध करने से तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति होती है, पितरों को शांति होती है। शिप्रा नदी के पास स्थित गुरुद्वारे में समाजजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गुरु नानक जयंती मनाई। गुरु नानक जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1969 में लाहौर के पास रायभोर की तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जयंती उत्सव पूर्णिमा दिवस के 2 दिन पहले शुरू हो जाता है, जिसमें अखंड पाठ, नगर कीर्तन जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। उज्जैन के शिप्रा नदी के पास स्थित गुरुद्वारे में समाजजनों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर गुरु नानक जी की जयंती मनाई। इस दौरान शहर के सभी गुरुद्वारों को लाइट से सजाया गया। शहर के गुरुद्वारों में कीर्तन हुआ और लंगर का आयोजन भी हुआ। समारोह में वास्तविक दिन से पहले अनुष्ठानों की पूरी श्रृंखला होती है। गुरु नानक जी की जयंती के पहले से ही जयंती की तैयारियां शुरू हो जाती है। जहां पहले दिन अखंड पाठ हुआ तो जयंती से 2 दिन पहले गुरुद्वारों और घरों में होता है। इस मौके पर गुरुद्वारों को फूलों और रोशनी से भी सजाया गया। आज सुबह भजनों का पाठ हुआ, जिसके बाद कथा और कीर्तन हुए। प्रार्थना के बाद सिख लंगर के लिए इकट्ठा हुए। लंगर के बाद कथा और कीर्तन का पाठ जारी रहा। वहीं आज रात में गुरबानी के गायन के साथ उत्सव का समापन होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए, तो वहीं सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी कार्यक्रम में। नगर निगम की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए नगर निगम क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों की मैपिंग की जा रही है। इस मैपिंग के माध्यम से उन संपत्तियों की सूची बनाई जाएगी जो संपत्ति कर चोरी कर रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नगर निगम के आय के स्रोत कम हैं और खर्चे ज्यादा है। ऐसे में नगर निगम के आय के स्रोतों को बढ़ाना जरूरी है। आयुक्त का यह भी कहना है कि नगर निगम का स्थापना व्यय काफी अधिक है और इसके साथ हमें शहर के कई विकास कार्य भी करना होते हैं, जिसके लिए हम बजट की आवश्यकता होती है। नगर निगम की आय की वृद्धि के लिए शहर में जितनी भी व्यावसायिक पार्किंग है, उनका पार्किंग शुल्क बढ़ाना जरूरी है। और शहर में नगर निगम की कई जमीन है जिस पर कमर्शियल उपयोग के लिए निर्माण किया जाएगा,
जिससे नगर निगम की आय में बढ़ोतरी होगी और शहर को नया कमर्शियल एरिया मिलेगा। हमारे कर संग्रह भी इस कारण प्रभावित हुआ है। जो शासन से हमें चुंगी प्रतिपूर्ति मिलती है वो भी कुछ समय अनियमित रही थी और नगर निगम का स्थापना व्यय काफ़ी अधिक है। उसके अलावा जो काफ़ी सारे हमें निर्माण कार्य और शहर के विकास कार्य करने होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें एक प्रयास कर संग्रहण में ये है कि जितनी हमारी संपत्तियां हैं उनकी प्रॉपर मैपिंग हो, ताकि हम संपत्ति कर जो है जो हमारा मूल आय का स्रोत है उसको हम बढ़ा सके। इसके अलावा शहर में जहाँ जहाँ व्यावसायिक पार्किंग स्थल है उनमें पार्किंग शुल्क बढ़ाना और जो पुरानी भूमियाँ निगम की हैं वहाँ पे यदि हम कमर्शियल डेवलपमेंट कर सकें। मंडी प्रशासन द्वारा पूरे संभाग में तोल कांटों का सत्यापन और चेकिंग अभियान शुरू किया गया है ताकि किसानों के साथ व्यापारी धोखाधड़ी नहीं कर पाए। मंडियों में आ रही बम्पर आवक को देखते हुए और किसानों की शिकायतों के चलते मंडी प्रशासन ने नापतोल विभाग की सहायता से चेकिंग अभियान शुरू किया है। उज्जैन मंडी में अपर कलेक्टर एवं भार साधक अधिकारी अवि प्रसाद तथा मंडी सचिव उमेश बसेड़िया शर्मा एवं नापतोल अधिकारी दीपशिखा नागली द्वारा मंडी प्रांगण में स्थापित 100 मैट्रिक टन एवं 50 मैट्रिक टन क्षमता के तोल कांटे का संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मंडी प्रांगण में स्थापित दोनों तोल कांटे सही पाए गए। मंडी प्रांगण के बाहर कतिपय तोल कांटे के तोल में अंतर पाया गया, जिसकी जांच की जा रही है। अपर कलेक्टर रवि प्रसाद द्वारा मंडी प्रांगण के आगमन निर्गमन दोनों गेटों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसमें कृषकों की कृषि उपज की प्रवेश पर्ची नियमित रूप से 100% जारी होना पाई गई। भार साधक अधिकारी अवि प्रसाद द्वारा गेटों पर कार्यरत कर्मचारियों को अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए निर्देश दिए गए कि कृषकों की कृषि उपज की 100% प्रवेश पर्ची जारी कर प्रवेश पंजी संधारित करें तथा निर्गम होने वाली कृषि उपजों के वाहनों का विधिवत अनुज्ञा पत्र जारी किया जाए। किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर राज्य मंडी बोर्ड सेवा अधिनियम 1998 तथा राजस्व अधिकारों के तहत वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस विषय में मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक प्रवीण वर्मा ने बताया कि सीजन में सोयाबीन की आवक हो रही है, इसलिए किसान हित में तोल कांटों को चेक करवाया जा रहा है। अभी जो मंडियों में सीज़न चल रहा है, सोयाबीन की आवक अच्छी हो रही है मंडियों में और भीड़ भाड़ भी काफ़ी है मंडी में और व्यापारी भी काफ़ी मात्रा में कृषि उपज एजेंसियों की खरीदी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई जगह गड़बड़ी की हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि तोल कांटे कम तोल या ज़्यादा तोल किसानों के साथ जो होता है। उसके लिए हमने सभी जगह टीम गठित कर रखी हैं कि मंडियों के जो प्रभारी हैं, मंडी के इंस्पेक्टर हैं, वो जाके व्यापारियों के तोल कांटे निरंतर चेक करेंगे और कहीं किसी प्रकार की अनियमितता अगर किसी में पाई जाती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और LG शॉपी के दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल में पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स लेने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर 20% तक कैशबैक और फाइनेंस पर 10,000 तक के गिफ्ट वाउचर्स। साथ ही ₹1 डाउन पेमेंट, फर्स्ट EMI फ्री जैसे ऑफर्स और अश्योर्ड गिफ्ट्स अप टू 7,100 और 11 करोड़ जीतने का मौका भी। विजिट दूरदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स फव्वारा चौक एंड LG शॉप, नावकर कॉम्प्लेक्स, फ्रीगंज। 37 वर्षों से आपकी सेवा में, गारंटेड लो प्राइस का वादा। कोरोना गाइडलाइन में सरकार से छूट मिलते ही नवीन मंच से कार्तिक मेले की शुरुआत हो गई। नगर निगम की ओर से आयोजित कार्तिक मेले का शुभारंभ विधायक पारस जैन की अध्यक्षता और पूर्व महापौर मीना विजय जोनवाल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर विधायक पारस जैन ने नवीन मंच का भी शुभारंभ करते हुए इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उज्जैन को दी गई महत्वपूर्ण सौगात में से एक बताया। पूर्व महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल ने भी इस अवसर पर कहा कि मेले के यह नवीन स्वरूप प्रदेश सरकार के निर्माण एवं विकास की दिशा में किए गए कार्यों का परिणाम है। निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने कहा कि कोरोना के कारण लागू पाबंदी हटते ही नगर निगम ने शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार निर्धारित तिथि को मेले का शुभारंभ आयोजित किया है। स्वागत उद्बोधन अपर आयुक्त मनोज पाठक द्वारा किया गया।
आरंभ में दीप प्रज्वलन के साथ ही अतिथियों ने गायत्री शक्तिपीठ के सदस्यों के साथ दीप यज्ञ के अंतर्गत दीप प्रज्वलित किए। समारोह का संचालन जनसंपर्क अधिकारी अहमद रईस निजामी द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर श्याम कड़ेला एवं ग्रुप द्वारा तेजाजी की कथा का मंचन किया गया, जिसका श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। काम करना पड़ा ताकि मेले का स्वरूप बना रहे और आने वाले जितने भी यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए लोग आने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उस समय विचार किया कि क्यों ना यह व्यवस्थाओं को व्यवस्था में परिवर्तित कर दें। उस व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए विचार किया कि इस मेले में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले जो भी प्रतिबंध लगे थे मध्य प्रदेश के अंदर सब प्रतिबंध समाप्त कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बड़े बड़े सब कार्यक्रम करते जाएं, लेकिन इस मेले की आवश्यकता ये है कि ये परंपरागत मेला हमेशा कार्तिक मेले का होता है। मौसम के बावजूद आज इस मेले की शुरुआत करने का प्रयास किया ताकि ये परंपरा हमारी बनी रहे। आप सभी लोग जो आए, आप सबका आभार और आप सबसे निवेदन और एक अनुरोध जो कि माननीय भारत चंद्र जी ने कहा कि कोविड की महामारी जो है उसको हमने बहुत हद तक परास्त कर दिया है, लेकिन समूल नाश होने के लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने परिवार के लोग, आसपास के लोग टीके के दोनों डोज लगवाएं। उज्जैन के कार्तिक मेले में आए गधों ने मेले के माध्यम से लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाने का संदेश दिया। उज्जैन के कार्तिक मेला प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गधों का मेला सजा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में व्यापारी गधों को बेचने के लिए लाए हैं, लेकिन इस बार गधे भी लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। गधों ने मास्क लगाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए दूसरा वैक्सीनेशन डोज लगाने की अपील की है। साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया है। देश भर में उज्जैन धार्मिक कार्यों और बाबा महाकाल की नगरी के लिए विख्यात है, लेकिन कार्तिक माह के दौरान महाकाल मंदिर के पीछे कार्तिक मेला ग्राउंड में दीपावली के बाद मेले का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में गधे बिकने के लिए आते हैं। ऐसे में इस बार व्यापारियों ने गधों के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया है। व्यापारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार गधों के जरिए लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। कई लोगों ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज तो लगा लिया है, लेकिन वह दूसरा डोज लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसलिए लोगों को गधों के जरिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही गधों को मास्क भी पहनाया गया है, ताकि लोग भी इस चीज़ को समझें कि कोरोना संक्रमण एक घातक बीमारी है, जिससे बचने के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। सब गधे का मेला जो लगता है 11 के परम्परा लगता हुआ मेला आ रहा है। 11 से जो शुरू होता है देवउठनी 11 से शुरू होता है मेला, तो ये अपने कार्तिक की पूर्णिमा तक का रहता है। 4 दिन का मेला रहता है गधों का। उसमें यहाँ पे गधों का जो भाव हैगा वो 15,000 रुपये से लेके तो 20-25,000 रुपये तक का गधा है। उसके बाद घोड़े का भाव है जो अपना वो 40,000 रुपये से घोड़ा स्टार्टिंग है, तो 1.5 लाख रुपये तक का घोड़ा है इसमें, घोड़ा खच्चर में जो अपने आते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों ने यदि वैक्सीन के दोनों सर्टिफिकेट नहीं दिखाए तो विक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। विद्यार्थियों के साथ प्रोफेसर और कर्मचारियों को भी दूसरा डोज लगवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन नहीं होने पर प्रोफेसरों और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। दरअसल कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर की गई जिला प्रशासन और नगर निगम की सख्ती के बाद अब विक्रम विश्वविद्यालय ने भी सख्ती कर दी है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि अब विश्वविद्यालय परिसर व इससे संबद्ध कॉलेजों में सभी कर्मचारियों, प्रोफेसर व छात्रों को वैक्सीन के दूसरे डोज का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। इसके न दिखाने पर परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में अब वेतन भी दोनों डोज लगवाने के बाद ही मिलेगा। दरअसल विश्वविद्यालय के 700 से अधिक कर्मचारियों में से कई कर्मचारियों ने समय सीमा निकल जाने के बाद भी कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। वहीं ऑफलाइन कक्षा में शामिल होने वाले कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने पहला और दूसरा डोज नहीं लगवाया। ऐसे में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर अपना विकराल रूप धारण न करे, इससे पहले विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने पहल की और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले छात्रों को, कॉलेज और कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगा दी। साथ ही कर्मचारियों को वेतन रोकने के आदेश भी दे दिए हैं। को लग जाए। वैसे हमारे यहाँ 100%
वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन दूसरे डोज को लेकर के कुछ डॉक्यूमेंट्स बुलाए जा रहे हैं। उसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी जो यदि दोनों डोज नहीं लगवाया है और यदि उसका अगले महीने का वेतन जो है उसको रोक दिया जाएगा। जब तक डोज नहीं लगवाएंगे तब तक उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि कुछ मेडिकल के 1-2 केस हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिनसे वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे बात करके कि क्या उनको डोज लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे 1-2 केस आए हैं कि जहाँ उनका कहना है कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है और हम नहीं कर सकते, तो उनको डॉक्टर से भी बात की जा रही कि 1-2 केस हमने कराया भी है कि डॉक्टर से डायरेक्ट बात करके और उन डॉक्टर की एडवाइस पे ही उनको सेकंड डोज हम लोगों ने लगवा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर माया राजेश त्रिवेदी की अगुवाई में भोपाल पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। साथ ही बाबा महाकाल के 2100 लड्डुओं का भोग प्रसाद वितरित किया। पूर्व पार्षद एवं महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में शहर के कांग्रेसियों ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जन्म दिवस पर भोपाल पहुंचकर बधाइयां दी एवं स्वागत किया। उपरोक्त जानकारी देते हुए महाराजवाड़ा कार्तिक चौक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित श्रवण शर्मा एवं दौलतगंज सराफा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुजीब सुपारीवाला ने बताया कि उज्जैन से वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में कांग्रेस जन भोपाल पहुंचे थे। वहां पर बाबा महाकाल की तस्वीर भेंट करते हुए बाबा के भोग प्रसाद के 2100 लड्डू के प्रसाद के रूप में पैकेट वितरित किए। साथ ही केक काटते हुए शॉल और श्रीफल एवं जय श्री राम महाकाल के दुपट्टे के साथ में उनका सम्मान करते हुए उन्हें यशस्वी जीवन की कामना की। आपके साथ प्रमुख रूप से अयूब कुरैशी, जाहिद नूर, एडवोकेट सतीश शुक्ला, अशफाकुल्ला खान, तेजकरण परमार, पंकज सोलंकी, अनवर ताज, सागर गुंजाल, सुनील चौधरी आदि कांग्रेसी उपस्थित थे। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में श्रीमती माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि कमलनाथ जी के जन्मदिन को कार्यकर्ता हर्षोल्लास से मनाते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का आज 18 नवंबर को जन्मदिन है। हम बाबा महाकाल को साथ में लेकर के आए हैं, उनका प्रसाद साथ में लेकर के आए हैं और ये प्रसाद सभी के बीच में वितरित करके बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को आने वाले जीवन में उनके और इससे फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।